हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे टॉपिक पे मराठा साम्राज्य। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मराठा साम्राज्य अस्तित्व में आ रहा है और ये देखेंगे किस तरह से मराठा साम्राज्य का फिर अंत हो रहा है। परिस्थितियां ये थी, पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे कि ये भारत के नक्शे पे अगर हम देखें तो 1347 के आसपास यहाँ पे बहमनी साम्राज्य था और यह बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था। 1518 आते आते यह बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार एवं बीदर, और यह सभी स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्र पे शासन करते थे। और 1526 ईस्वी में जब मुगल का आगमन होता है तो इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए मुगल भी आते हैं। उसी समय मराठा साम्राज्य की भी उत्पत्ति होती है और मराठा से तात्पर्य है जो मराठी भाषा का प्रयोग करते थे, जो वर्तमान के दक्कन क्षेत्र में रहते थे। उसी समय यह शिवाजी का जन्म होता है 1630 ईस्वी में। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में होती है। शिवाजी के पिताजी का नाम था शाहजी भोसले। ये भोसले वंश के थे, इसलिए इनको भोसले टाइटल लगा हुआ था। इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम था जीजाबाई। इनके संरक्षक, जिनके संरक्षण में ये पले बढ़े, उनका नाम था दादोजी कोंडदेव। यह इनके राजनीतिक गुरु भी थे शिवाजी के। आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इनकी विवाह जो होती है साई बाई नाम से होती है, साई बाई से होती है, जो कि 1640 में होती है, मात्र 10 वर्ष की उम्र। अब देखिए कि किस तरह से ये मराठा साम्राज्य बढ़ रहा है। मराठा साम्राज्य पहले भी था, लेकिन वो अपने वास्तविक रूप में नहीं आया था। शिवाजी के जन्म के बाद से वह अपने वास्तविक सत्ता को अपना सका। पिता शाहजी भोसले जो थे वो पहले अहमदनगर की सेवा में थे, जो बहमनी से टूट करके बना था। वो प्रथम श्रेणी के सरदार थे, लेकिन 1633 ईस्वी में क्या हुआ कि शाहजहां ने अहमदनगर को जीत लिया। जो मुगल साम्राज्य था वो अहमदनगर पे अटैक करके अहमदनगर को जीत लिया। तो इस तरह से शाहजी भोसले जो थे अहमदनगर को छोड़ के वो बीजापुर की सेवा में चले गए, जो कि अहमदनगर के बगल में ही था। और पूना की जागीर, जो कि शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले के अंदर थी, वो पूना की जागीर जो कि पहले अहमदनगर में आती थी, वो शिवाजी को सौंप दिए और खुद बीजापुर चले गए। अब शिवाजी की आयु उस समय बहुत कम थी और उस जागीर को देख रेख के लिए जो उनके प्रबंधक थे वो थे दादोजी कोंडदेव। तो यही दादोजी कोंडदेव उनके पुणे की जागीर की देख रेख करते थे। उन्हीं के संरक्षण में शिवाजी को छोड़ करके वो बीजापुर चले गए। 1646 ईस्वी में पूना के पास जो तोरण का किला, उसको शिवाजी ने जीत लिया। यह तोरण का किला बीजापुर के अंतर्गत आती थी और ये बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत उस समय थी, उस समय आदिल शाही सल्तनत थे, वहां से इन्होंने जीत लिया। यानी कि अगर शिवाजी का पहला जो जीता हुआ किला था वह तोरण का किला था, और ये किससे जीता था? तो यह बीजापुर से जीता था। 1647 में दादोजी कोंडदेव की मृत्यु हो जाती है, जो इनके राजनीतिक गुरु भी थे, इनके संरक्षक भी थे। उनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह से पूना की जागीर जो है अब शिवाजी के अंदर आ जाती है और शिवाजी का उस पर प्रत्यक्ष शासन चलने लगता है। यानी शिवाजी अभी तक राजा नहीं बने हैं, शिवाजी एक जागीरदार की हैसियत से आगे बढ़ रहे हैं। एक जागीरदार की हैसियत से ही उन्होंने किले को जीतना शुरू किया। 1648 में उन्होंने पुरंदर का किला जीता और यह भी बीजापुर से ही जीता था, पुरंदर। अब शिवाजी की ताकत बढ़ते जा रही है, वो एक के बाद एक किले जीतते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से 1657 और 58 के बीच क्या है कि औरंगजेब और बीजापुर की एक संधि होती है अजमेरा में।
शिवाजी और औरंगजेब के बीच एक संधि होती है, औरंगजेब और बीजापुर के बीच एक संधि होती है, कहाँ? अजमेरा में। और इस संधि के तहत यह डिसीजन लिया जाता है कि शिवाजी को हराया जाए, उसके पास जो किले हैं उसको वापस लिया जाए। तो इसके लिए बीजापुर के जो सेनापति थे अफजल खान, उनको भेजा गया कि जाइए आप शिवाजी को कैद कर लीजिए या फिर मार दीजिए। अब ये अफजल खान और शिवाजी के बीच एक मिलने के लिए बुलाया जाता है, और ये मिलाया जाता है कहाँ? प्रतापगढ़ किले में का जंगल होता है, जहाँ शिवाजी को अकेले और अफजल खान को अकेले मिलना होता है। अफजल खान वहाँ पे मारने का प्लान बनाते हैं शिवाजी को, लेकिन शिवाजी अपने पास एक बगनखा रख लेते हैं और उस बगनखे की सहायता से अफजल खान को मार देते हैं। ये अफजल खान बीजापुर का सेनापति था। यह 10 नवंबर 1959 की घटना है, जब अफजल खान को मार दिया। और जब अफजल खान को मार दिया शिवाजी ने, तो शिवाजी ने बीजापुर के और भी किले को जीत लिया, जैसे पन्हाला का किला जीत लिया, कोल्हापुर का किला जीत लिया, उत्तरी कोंकण का किला जीत लिया। इस प्रकार से बीजापुर के और भी किले शिवाजी के पास चले गए। अब औरंगजेब ने डिसाइड किया कि वो खुद शिवाजी से लड़ाई करेंगे और शिवाजी से के अधीन आने वाले जितने भी किले हैं उसको वापस लेंगे। इसके लिए मुगल गवर्नर शाइस्ता खान औरंगजेब के मामा भी थे, इसको वहाँ का सूबेदार बना करके, दक्कन का सूबेदार बना के दक्कन भेज दिया गया। कब? तो 1660 ईस्वी में। देखिए 1659 ईस्वी में अफजल खान को शिवाजी ने मार दिया था, तो 1660 में फिर औरंगजेब ने अपने मुगल गवर्नर शाइस्ता खान को वहाँ भेजा। शाइस्ता खान शुरू में बहुत जीत दर्ज की, पूना, कल्याण, चाकन, ये सभी किले को जीत लिए। अब शिवाजी भी थोड़े परेशान हो गए, क्योंकि इनके जीते हुए किले को उन्होंने वापस ले लिया था। तो 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां के शिविर पर हमला कर दिया। शाइस्ता खां जो थे वो एक अपने महल में रह रहे थे, वहीं पे हमला किया और उसे घायल कर दिया। कहा जाता है कि उसके हाथ को काट दिया गया था, और इस तरह से शाइस्ता खां को भी पराजित कर दिया। तो शाइस्ता खां को अब औरंगजेब ने वापस बुला लिया और उसको बंगाल का गवर्नर बना के भेज दिया। अब 1664 यानी 1663 में अफजल खान को वापस फिर भेजा गया। 1664 में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट की गई। कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी लूट थी, 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे उस समय 1664 ईस्वी में। ये इतनी बड़ी लूट थी कि लंदन के अखबार में भी इस बारे में छपा था। उसके बाद शाइस्ता खां को औरंगजेब वापस बुला लेते हैं। 1664 में जब शिवाजी सूरत की लूट किया करते हैं, तो औरंगजेब और परेशान हो जाता है कि शिवाजी को कैसे रोका जाए। अफजल खां को भेजा गया, अफजल खां को मार दिए, शाइस्ता खां को भेजा गया, शाइस्ता खां को मार दिए। तो अब आमेर के राजा जयसिंह थे, जिसको सवाई जयसिंह भी कहते हैं, सवाई उपाधि दी गई थी। तो आमेर के जयसिंह को शिवाजी से निपटने का दायित्व दिया गया था। तो अब देखते हैं कि सवाई जयसिंह जो है वो क्या करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि जब जयसिंह को शिवाजी को हराने के लिए भेजा गया था, तो जयसिंह ने सबसे पहले बीजापुर से समझौता किया। बीजापुर से समझौता इसलिए किया क्योंकि शिवाजी का जो क्षेत्र था पूना, उसी के पास ही बीजापुर उसके पड़ोसी थे। तो बीजापुर से समझौता करके यह प्लान किया कि शिवाजी को चारों तरफ से घेर लिया जाए। और 1665 ईस्वी में क्या हुआ कि शिवाजी को पुरंदर में घेर भी लिया। ये पहली पराजय थी शिवाजी की, और 1665 में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। तो ये संधि किसके किसके बीच हुई? तो यह संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच की गई। शिवाजी और जयसिंह के बीच यह संधि की गई, और संधि के अनुसार शिवाजी को अपने जीते हुए जितने भी किले थे उसमें से 23 किले मुगल को देने थे। और ये जो 23 किले थे, इनकी वार्षिक इनकम थी 4 लाख हून, और 12 किले जिसकी वार्षिक आमदनी मात्र 1 लाख हून थी, वो अपने पास रखने थे। जो 23 किले थे वो शिवाजी मुगल को दे देते हैं, और 12 किले अपने पास रखते हैं। ये 12 किले जिसके की वार्षिक आय 1 लाख। संभाजी जो शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, उनको 5000 का मनसब दिया गया औरंगजेब के द्वारा, कि उस 5000 के बराबर जो है वो जमीन दी गई, जिसपे कि ये जागीरदारी कर सके। अब क्या हुआ कि जयसिंह ने शिवाजी को औरंगजेब से मिलने के लिए बुलाया,
और शिवाजी और उनके बड़े पुत्र संभाजी दोनों पहुंच जाते कहाँ, औरंगजेब से मिलने आगरा के किले। वहां पे होता क्या कि शिवाजी को एक राजा की तरह व्यवहार नहीं मिलता है, जिसके कारण कि शिवाजी वहां पे विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह करने के कारण औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी दोनों को कैद कर लिया 1665 ईस्वी में, जो कि और आगरा के किले में रहती है। 1666 ईस्वी में आगरा के किले से दोनों भाग निकलते हैं, शिवाजी और उनके बड़े पुत्र संभाजी जो थे दोनों भाग निकलते हैं। वो अपने कहते हैं कि वो मिठाई का फल फूल बंटवाते थे, तो एक बार वो अपने फल की टोकरी में बैठ के दोनों भाग निकलते, और भागने के बाद 1670 में वो फिर से सूरत को लूटते हैं, फिर से उनको उतना ही धन प्राप्त होता है, सूरत की लूट। 1672 में अब होती है सलहार का युद्ध, सलहार का युद्ध जिसमें मुगल सेना से को पराजित किया गया। ये पहली बार था जब शिवाजी ने प्रत्यक्ष लड़ाई को चुना, यह पहली बार था जब शिवाजी ने प्रत्यक्ष लड़ाई को चुना। उससे पहले शिवाजी गुरिल्ला युद्ध में विश्वास करते थे, छापामार युद्ध में विश्वास करते थे, पहली बार उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मुगल सेना को हराया। अब 1674 ईस्वी में शिवाजी अपना राज्याभिषेक कराते हैं, तो रायगढ़ के किला में करवाते हैं, और पंडित थे गंगा भट्ट, और इसी राज्याभिषेक के दौरान वो छत्रपति की उपाधि ग्रहण करते हैं। इससे पहले वो सिर्फ एक जागीरदार थे, पुणे के जागीर की क्षेत्र उनके पास थे, वो जो भी कार्य कर रहे थे वो एक जागीरदार की हैसियत से कर रहे थे, लेकिन अब जो होगा वो राजा की हैसियत से करेंगे। तो उन्होंने एक उपाधि धारण की, छत्रपति, हैदर, धर्मो उद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यह सब उपाधि शिवाजी धारण। फिर 1677 में माफ कीजिए, उनका अंतिम अभियान कर्नाटक में होती है, जो कि जिंजी का किला को जीतते हैं, और ये जिंजी का किला बाद में मराठों के लिए, खास करके राजा राम जो इनके पुत्र थे उनके लिए एक आश्रय स्थल के लिए बहुत उपयोगी होती है। और 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, और इस तरह से शिवाजी का पार्ट कंप्लीट। शिवाजी के बाद अगर हम बात करें कि शिवाजी के समय में प्रशासन कैसे थी, तो वो शिवाजी के समय हिंदू सिद्धांत पर आधारित प्रशासन थे। अष्टप्रधान थे, यानी कि 8 मंत्री उनके दरबार में हमेशा रहते थे। उसमें से जो सबसे प्रमुख थे वो थे पेशवा। पेशवा अगर कह सकते हैं तो आज के वर्तमान परिस्थिति में प्रधानमंत्री का पद कह सकते हैं, क्योंकि पेशवा सबसे प्रमुख मंत्री था। ये पेशवा का पद इतना बड़ा था कि आगे वाले समय में ये राजा सिर्फ नाम मात्र के रह जाते थे, और पेशवा ही वास्तविक शासक हो जाते थे। अमात्य अर्थमंत्री थे, जो कि जो मराठा साम्राज्य के अंदर पैसों का देखरेख करते थे। सुमंत विदेश मंत्री थे, जो कि दूसरे राज्यों से समझौता वगैरह जो होता था उनके नाम पे। चिटनीस जो थे वो पत्राचार विभाग थे। सेनापति जो युद्ध के समय ले जाने के लिए जो सेना के सबसे हेड होते थे वो सेनापति थे। पंडित राव ये मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, और न्यायाधीश जो थे वो किसी मामले को अगर क्षेत्र में घटना घटती है तो उसकी सुनवाई करते थे। हालांकि मुख्य न्यायाधीश खुद शिवाजी हुआ करते थे। उसके बाद वाकिया निवेश जो गुप्तचर विभाग था वो वाकिया नवीस था। अगर शिवाजी के बात करें तो शिवाजी पर नौसेना भी थी, और उन नौसेना का अड्डा जो था, प्रथम अड्डा जो था वो कल्याण था, जो कि बाद में कोलाबा हो गया था। राजस्व की बात करें तो प्रारंभ में यह 33% थी, और बाद में बढ़ करके 40% कर दी गई थी। यह राजस्व व्यवस्था थी जो शिवाजी के समय में चल रही थी। आगे हम लोग देखते हैं कि और भी इनकम के क्या साधन थे। जैसे राजस्व तो 33% आ रही थी, और बाद में 40% बढ़ा कर दिया गया था। तो और जो आ रही थी वो क्या थी, तो वो आ रही थी चौथ और सरदेशमुखी, 2 टर्म से। एक चौथ थी और दूसरी थी सरदेशमुखी। ये चौथ क्या थी? चौथ शिवाजी अपने पड़ोसी राज्य से उसके आय का 1/4 हिस्सा प्राप्त करते थे। क्यों करते थे? ताकि उस क्षेत्र में यह लूटपाट ना करे, और इसका वचन देते थे कि आपके क्षेत्र में शिवाजी के द्वारा किसी भी तरह की लूटपाट नहीं की जाएगी। इसके लिए वो 1/4 हिस्सा लेते थे पड़ोसी राज्यों से।
पड़ोसी राज्यों से। क्यों लेते थे? तो लूटपाट नहीं करने का वचन देते थे। सरदेशमुखी था कि जिस क्षेत्र में वो राज कर रहे थे उसके आय का 1/10% लेते थे, 1/10 हिस्सा लेते थे। यह किस लिए लेते थे? तो राज्यों के जनता का हित के लिए। तो ये राजस्व व्यवस्था का शिवाजी के समय साधन था, जो कि प्रारंभ में 33% ली जाती थी जमीन से, जो कि बाद में 40% कर दी गई। चौथ जो ली जाती थी पड़ोसी राज्यों से, सरदेशमुखी जिसमें उनका शासन चलता था। इसके अलावा जो लूट होती थी, जो लूट करते थे दूसरे राज्यों में जहाँ से वो चौथ या सरदेशमुखी नहीं प्राप्त करते थे, वहाँ से प्राप्त आय का भी ये मराठा साम्राज्य के आय। अब उसके बाद के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मराठा साम्राज्य आगे कैसे बढ़ता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो इनके दो पुत्र होते हैं, एक राजाराम और दूसरा संभाजी। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से ये आगे बढ़ते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे का वीडियो आप भी देखते रहे ताकि आपको पूरी की पूरी मराठा साम्राज्य क्लियर हो सके।